नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आधुनिक भारत पर एक श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी जिसमें हम विभिन्न गवर्नर जनरल्स के कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ऊपर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बहुत सारे सुधार किए थे और अपने सुधारों के द्वारा वो आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। तो आइए हम चर्चा करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सुधारों के बारे में बहुत ही संक्षेप में। बेंटिंक के द्वारा किए गए सुधारों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, अर्थात उसके जो आर्थिक सुधार, उसके सामाजिक सुधार, उसके शासन संबंधी सुधार, उसके शिक्षा संबंधी सुधार और साथ ही कुछ सार्वजनिक सुधार। तो मित्रों, सबसे पहले हम आर्थिक सुधारों की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनवरत युद्धों के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई थी और आय में कमी और व्यय में वृद्धि हो जाने के कारण कंपनी को लगभग 1 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष घाटा हो रहा था। तो आर्थिक आय बढ़ाने के लिए बेंटिंक ने कुछ उपाय किए। उसने जो उपाय किए, सर्वप्रथम उसने सैनिकों की संख्या में कमी कर दी और साथ ही सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के भत्तों में भी उसने कमी कर दी। तो इस कटौती से कंपनी के कर्मचारियों में यद्यपि घोर असंतोष फैला, पर इससे कंपनी के जो वार्षिक आय थी कंपनी की, उसमें काफ़ी वृद्धि हो गई। तो मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि उसने कटौतियाँ की। दूसरे, उसने असैनिक पदाधिकारियों के वेतन में भी कटौती कर दी। तीसरे, उसने बहुत सारे जो पद थे उन पदों पर अंग्रेज़ों के स्थान पर भारतीय अधिकारियों को नियुक्त किया। खास करके जो पद छोटे थे उन छोटे पदों पर, यानी निम्न स्तर के जो पद थे उनके ऊपर जो है उसने भारतीयों को नियुक्त किया और अंग्रेज़ों की अपेक्षा उनको कम वेतन देने पर भी वो संतुष्ट रहते थे। चौथी बात उसने ये की कि कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित जो अदालतें वगैरह थीं, तो उन अदालतों में जो है उसने जो बहुत ज़्यादा व्यय वगैरह होता था उनको रोकने का प्रयास किया। 5वें जो है वो कराची के स्थान पर मुंबई से अफीम का निर्यात प्रारंभ किया गया, जिससे व्यापार का लाभ सिंध के अमीरों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने लगा। इसके अलावा छठा कदम हम ये कह सकते हैं कि उसने कर मुक्त भूमि का अपहरण कर लिया और सारी भूमि पर लगान लगा दिया, सारी भूमि पर कर लगा दिया गया। 7वीं बात हम ये कह सकते हैं कि सिंध के अमीरों और पंजाब के रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के साथ व्यापारिक संधियां करके उसने व्यापार को बढ़ाया। बंगाल से बकाया वसूल किया गया, जो भूमि बिना लगान की थी उस पर लगान लगाया गया तथा मद्रास में रैयतवाड़ी और आगरा प्रांत में 3 वर्ष का प्रबंध करके कंपनी की आय में वृद्धि की गई। अब आप देखिए, प्रसिद्ध विद्वान और प्रशासक श्री आर.सी. दत्त, जिन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है, आर.सी. दत्त जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सच्चे सुधारों में हमेशा खर्च घटाया जाता है और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीय बजट के चिरंतन घाटे को युद्ध बचत में, आप कह लीजिए कि परिवर्तित कर दिया, परिणत कर दिया। तो इस तरह से 1815 से 1828 ईस्वी तक 15 साल में कुल घाटा लगभग 2 करोड़ पाउंड था। 1828 तक 15 साल में कुल घाटा जो था वो लगभग 2 करोड़ पाउंड था, जैसा कि मैंने बताया। जबकि इस अवधि में गत 7 सालों में घाटा प्रति वर्ष के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 30 लाख पाउंड था। तो बेंटिंक के प्रशासन ने 2 लाख की बचत में इसे परिणित कर दिया। तो इस तरह से बचत करके, कटौतियाँ करके लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने
आर्थिक सुधारों के जरिए कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जो कि उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये तो हुई आर्थिक सुधारों की बात दोस्तों। आइए अब हम सामाजिक सुधार की बात करें। बेंटिंक ने अमानुषिक सती प्रथा को 1829 में 1829 में गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके लिए कानून बना दिया गया, अर्थात इस प्रथा को एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। राजा राम मोहन राय इसके लिए काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे। तो इस प्रथा को प्रोत्साहन देने वालों को प्राण दंड देने की व्यवस्था की गई। समाज सुधार के क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बहुत सराहनीय प्रयास किए मित्रों। बेंटिंक ने ठगी प्रथा का भी दमन किया और उत्तरी भारत में ठगों का अगर आप देखें तो घोर अत्याचार था। कर्नल स्लीमैन को नियुक्त करके इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया गया विशेष रूप से इसके लिए जो है नरबली की प्रथा, जो कि भारत के कई प्रांतों में जैसे उड़ीसा इत्यादि में बहुत जोरों पर थी, तो उस पर भी नियम बना करके, कानून बना करके इस प्रथा को निषेध कर दिया गया। ये बहुत ही घृणित प्रथा थी नरबली। तो बंगाल के रेगुलेशन एक्ट को पास करके समाज की एक घृणित बुराई को हम ये देखते हैं कि समाप्त करने का प्रयास किया गया। जो भ्रूण हत्या होती थी, भ्रूण हत्या को समाप्त करने का प्रयास किया गया। बाल हत्या का निषेध कर दिया गया। 1832 में एक कानून के द्वारा दास प्रथा का भी अंत कर दिया गया और एक नियम के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने हिंदू धर्म परिवर्तन करने वालों को भी संपत्ति में हिस्सेदार न बनाने के हिंदू विधान का अंत कर दिया। तो प्रेस पर से भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पाबंदी हटा ली और सरकारी कर्मचारियों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता दे दी गई। तो मित्रों, इस तरह से हम ये देखते हैं कि बेंटिंक ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी उसने काफ़ी सुधार किए। अब आइए हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रशासनिक सुधारों की या शासन संबंधी सुधारों की। बेंटिंक ने भारतीयों को कंपनी की नौकरी में रखना प्रारंभ कर दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय भी नौकरी कर सकते थे। कुछ मुख्य पदों के द्वार उनके लिए भी खोल दिए गए और अब वो डिप्टी मजिस्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर भी हो सकते थे। तो इस तरह से नौकरियों के भारतीयकरण की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में हुई। दूसरे, बेंटिंक ने कई जिलाधीशों पर या कई, हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड बेंटिंक ने जिलाधीश नहीं बल्कि कमिश्नरों की नियुक्ति की प्रथा प्रारंभ की और आगरा प्रांत में भूमि की एक 30 वर्षीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। संपूर्ण भूमि की पैमाइश करवा करके उनका मानचित्र तैयार करवाया गया और मानचित्र बना करके उपज निश्चित किया गया कि किस ज़मीन में कितनी उपज होती है। तीसरे जो है न्याय के क्षेत्र में आगरा में एक सर्वोच्च न्यायालय या अपीलीय न्यायालय की स्थापना, अपीलीय न्यायालय कह लें हम कि एक अपीलीय न्यायालय की स्थापना आगरा में की गई। सर्वोच्च न्यायालय तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है वो कलकत्ता में बनाया गया था, ये हम पहले देख चुके हैं। तो अपीलीय न्यायालय की आवश्यकता भी बहुत थी क्योंकि पश्चिम में कंपनी का विस्तार हो रहा था और सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता जो था वो यहाँ से बहुत दूर था, अतः यहाँ न्यायालय की आवश्यकता थी। तो इसलिए उपरोक्त हम ये कह सकते हैं कि असुविधा को ध्यान में रखते हुए, यानी कि न्यायालय चूँकि सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में था, बहुत दूर था, तो इसलिए इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए बेंटिंक ने एक अपीलीय न्यायालय की स्थापना की, जो कि एक बहुत अच्छा काम था जिससे लोगों को न्याय सुनिश्चित हो सके। इलाहाबाद में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी की गई और इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों की भी स्थापना की गई। तो कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित दौरा एवं अपील अदालत
व्यवसाय एवं भ्रष्ट, एक तरह से कह सकते हैं कि जो कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित जो दौरा और पीली अदालतें थी उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, अतः उसे ख़त्म कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। सेशंस जज के फौजदारी अधिकारों को सिविल जज को देकर उसका नाम डिस्ट्रिक्ट जज रखा गया। तो आजकल भी आप देखते हैं डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। और दंड विधान की कठोरता को कम करने के लिए अपराधी को, जैसे कुछ घृणित प्रथाएं थी, जैसे कोड़े लगाने जैसी प्रथाएं थी, तो कोड़े लगाने जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। न्यायालयों में फारसी के स्थान पर प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया। तो मित्रों, इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि शासन संबंधी सुधार भी जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो अब आइए मित्रों हम बात करते हैं शिक्षा संबंधी सुधारों की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। लॉर्ड मैकाले के 1835 ईस्वी के विचार को हम ये देखते हैं कि बेंटिंक ने लागू किया। अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बना दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। और प्रसिद्ध नगरों में जो भी अच्छे अच्छे नगर थे, बड़े बड़े नगर थे, उनमें हाई स्कूलों की स्थापना होने लगी। कुछ नगरों में कॉलेज इत्यादि भी खोले गए और शिक्षा द्वारा भारतीयों को अपनी सभ्यता और संस्कृति से घृणा करना सिखाया जाने लगा। अभी मित्रों, एक दो दिन पहले दिनकर जयंती के दिन शिक्षा के बारे में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले युवकों के द्वारा अपने भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में क्या प्रतिक्रिया दी जाती थी, उस पर मैंने चर्चा की थी। वो वीडियो आप लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि वो शिक्षा के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि दिनकर जी को भारत की सभ्यता और संस्कृति की बहुत समझ थी, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि आप उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय अवश्य पढ़ें। तो उसमें आपको शिक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। साथ ही साथ आप डॉक्टर ताराचंद की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास के जो वॉल्यूम्स हैं उनको भी आप देखें, तो उनमें भी आपको अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार और प्रसार पे विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो जो नई शिक्षा नीति थी, अंग्रेजी शिक्षा को जो लागू किया गया, तो आप सब लोग परिचित हैं कि लॉर्ड मैकाले ये चाहता था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने से, विकास करने से ऐसे भारतीय बड़ी संख्या में सामने आएंगे जो अपने शरीर से तो भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे। वो अंग्रेज़ों की तरह सोचेंगे, समझेंगे। तो इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में उनकी काफ़ी उपयोगिता रहेगी। ब्रिटिश साम्राज्य या कंपनी का राज्य जो था उस समय, आगे चल के ब्रिटिश साम्राज्य हो गया। तो उसके लिए ये आवश्यक था कि ऐसे लोग उन्हें चाहिए जो क्लर्कों के रूप में छोटे छोटे पदों पे काम कर सकें और उनको अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो। तो इससे प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी। साथ ही साथ वो मन से अंग्रेज होंगे, तन से भारतीय होंगे। तो इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा नीति को लागू करके एक तीर से 2 शिकार किया कि लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति से उदासीन हो जाएं, उसके आलोचक हो जाएं, उसकी आलोचना करने लगें। साथ ही साथ साम्राज्यवादी सरकार जो है उसके लिए वो काम करें। अब आइए मित्रों, हम सार्वजनिक सुधारों की बातचीत करें। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कुछ सार्वजनिक सुधारों को भी लागू किया। और अब जैसे आप देखिए, बेंटिंक ने लॉर्ड मिंटो के समय में बनी सिंचाई योजनाओं को गति प्रदान की और 1836 में ऊपरी गंगा नहर की योजना बनी, अपर गंगा कैनाल जिसे कहते हैं। और रुड़की सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो गई। रुड़की सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज आज भी आप देखिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेज है भारतवर्ष का। और यहाँ से पढ़ना, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करना, ये बड़े गर्व की बात समझी जाती है। अब तो बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह खुल गए, नहीं तो एक समय ऐसा था कि रुड़की का पूरे भारत में वर्चस्व था। सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया और कलकत्ता और दिल्ली को मिलाने वाली ग्रांड ट्रंक रोड उसी के काल में निर्मित हुई। इंग्लैंड और भारत के मध्य
आवागमन को सुगम बनाया गया, क्योंकि अब बहुत सारे लोग इंग्लैंड आने जाने लगे थे कुछ शिक्षा वगैरह ग्रहण करने के लिए। कुछ बहुत सारे जो राजे महाराजे वगैरह थे, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जो हम कहते हैं, उनके शासक वगैरह इंग्लैंड वगैरह जाते रहते थे। राजा राम मोहन राय भी जो है इंग्लैंड गए थे और वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से भारत और इंग्लैंड में के बीच में आवागमन का जो साधन था उसको और सुगम बनाया गया। तो ये कुछ सार्वजनिक सुधार थे जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किए। और अब हम बातचीत करते हैं कि ये जो सारे सुधार हमने देखे, इन सारे सुधारों का एक पर अगर आप एक दृष्टि डालें तो हम ये देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के गवर्नर जनरलों में उसका सर्वोच्च स्थान है। भारत में जितनी लोकप्रियता लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हासिल की है, शायद ही कोई दूसरा गवर्नर जनरल इतनी लोकप्रियता हासिल कर पाया। और 7 वर्ष का उसका शासनकाल भारत में सुधारों के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ों को भारत में पूरी तरह से स्थापित करने में, अच्छी तरह से स्थापित करने में उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने कि ये इस बात को समझा कि अंग्रेज़ों को साम्राज्य वृद्धि तो करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ प्रजा की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए उनको। और इसी बात को ध्यान में रख करके चार्ल्स ट्रेवेलियन ने लॉर्ड सभा के सामने कहा था कि यद्यपि भारत में हमारा साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय और सम्मान दूसरों को प्राप्त है, फिर भी लॉर्ड विलियम बेंटिक को यह श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने हमारे भारतीय साम्राज्य को सही प्रकार की, सही ढंग की नींव पर स्थापित किया, और जिसमें यह स्वीकृति है कि भारत का शासन भारतीयों के लाभ के लिए हो और वह केवल गौण और दोयम दर्जे का न हो। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारे दूसरे इतिहासकारों ने भी विलियम बेंटिक की प्रशंसा की है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको डॉक्टर आर.सी. दत्त के बारे में बताया था। आर.सी. दत्त ने भी उसकी बहुत तारीफ़ की है, और लॉर्ड मैकाले ने उसके विषय में कहा था कि पूर्वीय निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता के साथ पूर्वी निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता के जो भाव थे, फीलिंग्स, वो समाविष्ट कर दिए गए थे। मैकाले ने कलकत्ता में बेंटिक की मूर्ति के नीचे कुछ शब्द लिखवाए हैं। वो है कि कभी न भूलें कि, देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि मैकाले ने कलकत्ता में लॉर्ड विलियम बेंटिक की मूर्ति के नीचे कुछ शब्द लिखवाए थे, और वो ये शब्द हैं कि कभी न भूलें कि शासन का उद्देश्य शासित को सुख पहुंचाना है। तो मित्रों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यथासंभव कंपनी के लिए तटस्थता और अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। उसने जहाँ तक हो सका कंपनी के हित और प्रतिष्ठा पर आघात न लगे उसका प्रयास किया। जहाँ कहीं भी कंपनी के हित और प्रतिष्ठा पर आघात लगने की आशंका हुई, वहाँ उसने हस्तक्षेप करने में संकोच नहीं किया। तो मित्रों, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा एवं प्रशासनिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दी। उसने, अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिल्टन के इस कथन को सिद्ध कर दिया कि शांतिकालीन विजय युद्धकालीन विजय से अधिक स्थायी और अधिक महत्वपूर्ण होती है। अंग्रेज इतिहासकार पी. रॉबर्ट्स लॉर्ड विलियम बेंटिक की तारीफ करते हुए लिखते हैं कि वह प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने स्पष्ट रूप से इस नीति पर कार्य किया कि भारत की जनता की भलाई ही ब्रिटिश राज्य का परम कर्तव्य है। तो इस तरह से मित्रों, कुल मिला करके
हम देखें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने निश्चित रूप से भारत में काफ़ी सुधार किए, जिनके कारण वो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। जैसे मैंने आपको शुरू में आर्थिक सुधार बताया, आर्थिक सुधारों में उसने बहुत सारी कटौतियाँ वगैरह करके जो कंपनी की अर्थव्यवस्था थी, जो घाटा हो रहा था, उसको ठीक करने का प्रयास किया। काफ़ी हद तक वो उसमें सफल भी हुआ। इसी तरह से उसने सामाजिक सुधार किए, और जिसमें सती प्रथा, बाल हत्या, भ्रूण हत्या जैसी जो सामाजिक बुराइयां थीं उनको समाप्त किया। और साथ ही साथ उसने भारतीय लोग स्वतंत्र रूप से अपने विचारों वगैरह को व्यक्त कर सके, तो इसलिए उसने प्रेस वगैरह पर से भी पाबंदी हटा ली। प्रशासन में भी बहुत सारे सुधार किए गए, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। जैसे अपीलीय अदालत वगैरह स्थापित की गई, भारतीयों को भी सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाने लगा, और साथ ही साथ जो है हर तरह से ये प्रयास किया गया कि प्रशासन इस तरह का हो जिससे कि आम जनता को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई कष्ट ना हो। तो इसके अलावा शिक्षा संबंधी सुधारों पे हमने डिटेल में बातचीत की है। अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया और एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की गई। साथ ही साथ हमने आपको सार्वजनिक सुधारों के बारे में भी बताया, जैसे सिंचाई वगैरह की व्यवस्था, पर गंगा कैनाल वगैरह की योजना बनी, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, और ग्रांड ट्रंक रोड वगैरह के कलकत्ता और दिल्ली को मिलाने वाली जो ग्रांड ट्रंक रोड थी उसको बनाया गया। भारत इंग्लैंड में आवागमन की सुविधा को बढ़ाया गया। तो इस तरह से कुल मिला करके हम ये देखते हैं कि उसके सुधार आगे चल कर के भारत में कंपनी की स्थिति को सुदृढ़ करने में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने कमेंट भी अवश्य दिया करें, जिससे कि मुझे इसमें आसानी होती है, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप इसे पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से कहिए, खुल कर के कहिए। और भी आपको जिन विषयों पर वीडियो वगैरह की ज़रूरत हो तो आप हमें बताइए। आपका ये दोस्त सदैव आपकी मदद करने के लिए तैयार है। नमस्कार, शुभ दिवस।